हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। और अगर आप नए हैं तो हमेशा जैसे बताता हूं मैं आपको कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन क्लिक कर लेना है ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। वैसे ये सेशन हर शाम 5 बजे मंडे टू सैटरडे चलता है। संडे को आपका एक टेस्ट रहता है, ठीक है। कुछ पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं अपने एप्लीकेशन पर, आशीष क्लासेस एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही पिन करके भी मैसेज दिया हुआ होता है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे और साथ में पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकेंगे। तो एक ट्रांसलेशन वाला बैच जो रनिंग बैच है, एक आरएएस मेंस ये कंप्लीट हो चुका है, एक एसएससी सीडीएस वाला बैच ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए, सबसे पहले तो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे पैराजंबल। तो पैराजंबल में हमेशा ही, जैसा कि मैंने कहा, कि आप ऑप्शंस देखा करो। चूंकि अब ये ऑप्शन आपको नजर आ जाए इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं इधर। ए बी डी सी एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है सी डी ए बी, एक ऑप्शन है डी ए बी सी, और एक है बी सी डी ए। सबसे पहली बात तो स्टार्ट ही सबका अलग अलग है, एक सी से, एक बी से, एक सी से, एक डी से, है ना। अब दूसरा, यहाँ आपको एक मैंडेटरी पेयर देख लेना है कि कौन सा अनिवार्य पेयर ऐसा है जो कि एक दूसरे के आसपास ही आएंगे। ऐसे करके हम निकाल पाएंगे। तो जैसे मान लो ए से किया, द यूएस टिपिकली अकाउंट्स फॉर रफली अ थर्ड ऑफ इंडियाज अपैरल एंड सेफ फूड सी फूड एक्सपोर्ट्स एनुअली। यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो कॉमनली, टिपिकली मतलब कॉमनली, वो कॉमनली अकाउंट फॉर का मतलब है कंपोज करना, कॉन्स्टिट्यूट करना। वो लगभग इतना पार्ट जो है ना भारत के परिधान मतलब वस्त्र उद्योग जो है और सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं। सी फूड का मतलब फिश वगैरह या कोई भी मतलब फिश फीड वगैरह, सी फूड जो भी होता है, समुद्री भोजन जो होता है, उनके एक्सपोर्ट्स को एनुअली ये कवर करता है इतना। मतलब यूएस जो है वो सामान्यतया रफली मतलब अप्रोक्सीमेटली अराउंड अबाउट, ये सब रफली के सिनोनिम्स हैं, लगभग एक तिहाई भारत का जितना एक्सपोर्ट होता है उतना ये कवर करता है, एक तिहाई। ठीक है, भारत का जितना भी अपैरल और सी फूड एक्सपोर्ट्स होता है एनुअली, उसमें से ए कवर करता है एक तिहाई। ठीक है, ये कह रहा है ए में। बी में क्या है? बी में कह रहा है ऑन अगस्त 11 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट अर्ज इंडिया सी फूड इंडस्ट्री। 11 अगस्त 2025 की बात है कि केंद्र सरकार ने भारत की सी फूड इंडस्ट्री से निवेदन किया। अर्ज का मतलब निवेदन करना, एंट्रीट करना, इंप्लोर करना, ये सब होता है। विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड्स। अब ये इंडस्ट्री जो है वो आजीविका यापन का साधन प्रदान करती है। लाइवलीहुड का मतलब सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, कितने लोगों को? 28 मिलियन लोगों को। और किस लिए करती है? टू ब्रेवली फेस द यूएस 25, मतलब सॉरी, ये तो कह दिया इसने बीच में तो कि भाई ये इंडस्ट्री जो है वो कितने लोगों को रोजगार देती है। ठीक है, इतने लोगों को ये आजीविका यापन के साधन प्रदान करती है। फिर रिक्वेस्ट किस बात की गवर्नमेंट ने? तो रिक्वेस्ट इससे करी कि भी बहादुरी से आप सामना करें यूएस के 25% टैरिफ्स का। और ये टैरिफ जो है बढ़ करके 50% तक हो सकता है। ठीक है, 50% डिपेंडिंग ऑन ट्रेड टॉक्स। ट्रेड टॉक्स डिपेंड है कि हम बातचीत करेंगे उसके आधार पर, हो सकता है कि 50% तक चला जाए, तो इसका आप सामना करें, ये कहा। फिर 13 अगस्त की बात है, तो 11 अगस्त पहले आएगा, 13 अगस्त बाद में आएगा। तो इसका मतलब ये तो पक्का मान के चलें क्या कि यहाँ पे हम स्टार्ट जो है वो इससे नहीं कर सकते, बी से सी से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 11 के बाद 13 आएगा। ठीक है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको। 13 अगस्त को 2025, 13 अगस्त 2025 को क्या हुआ कि ऑफिशियल सोर्सेज जो हैं उन्होंने रिवील किया, जो भी आधिकारिक स्रोत हैं उन्होंने ये दर्शाया, उन्होंने एक रिवील की बात कि गवर्नमेंट वाज एक्सप्लोरिंग ट्विकिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ कंसीडर कर रहा है, सोच रहा है, खोज कर रहा है ऐसे तरीकों की जिससे कि ईपीएम को ट्वीक कर सकें। ट्वीक का मतलब होता है मॉडिफाई कर सकें, ऑल्टर कर सकें, मतलब उसको क्या कर सकें, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकें, थोड़ा सुधार इसमें कर सकें। और ये अनाउंसमेंट कब हुआ था? यूनियन बजट में हुआ था, है ना। और इसका खर्चा यूनियन बजट कितना था? 2250 करोड़ का खर्चा था। ठीक है, अब ये ईपीएम दे रखा है बाद में। एक बात समझो कि ये ईपीएम यहाँ पे डिस्कशन, हालांकि दे तो रखा है, यहाँ पे भी दे, ऐसा नहीं है कि ए या एन दे रखा है फिर हम दे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले ईपीएम की चर्चा हुई और इस ईपीएम की बात कर रहा है कि ईपीएम है क्या आखिरकार। तो ईपीएम एक मल्टी मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट है। ठीक है, ईपीएम क्या है? एक बहु मंत्रालय परियोजना है। और इसका लक्ष्य क्या है? ये इसका लक्ष्य ये है कि इंश्योर एक्सेस टू चीपर एक्सपोर्ट क्रेडिट, कि इस ये सुनिश्चित करना चाहता है क्या? सस्ता एक्सपोर्ट क्रेडिट। ठीक है,
फिर कह रहा है कि ओवरकम नॉन ट्रेड बैरियर्स, दूसरा इसका काम ये है कि जो नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं उसको ये काबू में करना चाहता है, मतलब इसका ये कोशिश है कि इसको भी काबू करे, सरमाउंट करे इसको, और सपोर्ट करे एमएसएमईज को, ठीक है, विशेष करके इन क्षेत्रों में। तो एक बात और समझिए यहां से आप, हमने सी को एलिमिनेट किया क्योंकि 13 अगस्त पहले नहीं आएगा। एक अब ऐसा विकल्प देखिए जहां पर सी के बाद डी आएगा, क्योंकि ईपीएम की चर्चा पहले यहां हुई है उसके बाद यहां हुई है, ठीक है, तो सी के बाद डी। अब सी के बाद डी बचे हुए ऑप्शंस में से देखेंगे तो एक में ही है, तो यहां हमारा आंसर ही आ गया, काम खत्म, काम ही कंप्लीट हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है फिर उसके बाद में, ठीक है। तो देखो एक तो हमने देखा कि बी के बाद सी आएगा 11-13, एक तो ये कॉम्बिनेशन तो बी के बाद सी भी है, और फिर सी के बाद डी आएगा, ये भी कॉम्बिनेशन, फिर पूरा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा बी सी डी ए। ये तो आपका पैराजंबल का सोल्यूशन हुआ। ये पैराजंबल्स या फिल इन द ब्लैंक्स या कॉमन एरर्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एडिटोरियल से पहले, ये इसीलिए है कि आप कोई परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आए नहीं इन सब चीजों में, आसानी से सब चीजें आप कवर कर पाएं और परीक्षा में टाइम लगे नहीं। और उम्मीद है कि अगर आप रेगुलर ये सेशंस देख रहे हो जब से मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है इस वर्ष, तो फिर मान के चलो कि आपको ये वाला तो है ना थोड़ा सा समझ में आने लग ही गया होगा, पैराजंबल वाला पार्ट या क्लोज टेस्ट वाला पार्ट बहुत अच्छे से कमांड हो गई होगी अगर आप रेगुलर हैं तो। और आप नए हैं तो भी कोई खास बात नहीं है, नंबर हर एक थंबनेल पे लगा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आप किसी भी तरीके से मतलब शुरुआत से स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो बेसिक से समझ में आ ही जाएगा। तो 1 नंबर से स्टार्ट कर दीजिए पीछे से वीडियो। अच्छा, इसमें कोई करंट वाला कुछ ऐसा मुद्दा होता नहीं है, हालांकि हमारा लगभग करंट का ही होता है। 1 दिन पहले का एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, या 2 दिन पहले का डिस्कस करते हैं, इससे पुराना तो वैसे ही नहीं ले रहा मैं, ठीक है। ये इसीलिए है कि ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, कई बार मेरे को काम हो जाता है, फिर मैं क्लास की वजह से या किसी काम की वजह से मैं एडिटोरियल ले नहीं पाता हूं, तो वो कंटिन्यूटी फिर ब्रेक हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगा सेशन, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि सर डिसकंटिन्यू कर दिया आपने सेशन, आप रेगुलरिटी नहीं रख रहे हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम रेगुलर रखने के लिए कहीं से भी, मतलब एडिटोरियल, क्योंकि संडे को एडिटोरियल आता नहीं है, अब मैं रेगुलर चलूंगा तो फिर संडे वाला सेशन कैसे मैं कवर करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि मंडे टू सैटरडे जो है कोई भी सेशन जो 1 दिन पहले का हो 2 दिन पहले का हो वो मैं कवर कर लेता हूँ, और संडे को आपका मंडे टू सैटरडे जो भी चीज पढ़ी होती है उसका टेस्ट हो जाता है। तो ये सब रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए ही चल रहा है। तो एक तो जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप है ना पर डे जो सेम डे का ही लिया करो, तो प्लीज वो सेम डे वाला इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर मैं सेम डे स्टार्ट कर दूंगा तो फिर से वो कंटिन्यूटी ब्रेक होगी और फिर आप कमेंट्स करोगे, क्योंकि काम हो जाता है ना। जैसा तो है नहीं कि जंगल में रहते हैं अपन, समाज में रहते हैं तो काम तो हो ही जाता है, तो इसलिए वो चीजें ब्रेक ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चे एक और बात कहते हैं कि सर पूरा एडिटोरियल ले लिया करो। अरे बेटा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आधा एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ, इसको डिस्कस कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। इसको मैं इतना समय दे रहा हूँ, एक एक बात बता रहा हूँ आपको, हर चीज एक एक पॉइंट, ग्रामर का, वोकैबलरी का, कोई भी नया कॉन्सेप्ट, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना, नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज भी जोड़ा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि पूरा एडिटोरियल डिस्कस करें तो फिर कुछ ना कुछ वो स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर कुछ ना कुछ स्किप होता जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर मजा नहीं आ रहा। तो सब चीजें पॉसिबल नहीं है, तो जितना कर रहा हूँ उसको सपोर्ट करिए और एक दोस्तों के साथ शेयर किया करो वीडियो को, ताकि और बच्चे भी चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको तलाश रहती है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पे इंग्लिश नेचुरल तरीके से सीख सकें, कुछ रटने की आवश्यकता ना पड़े, और कोई चीज इतनी बार रिपीट करवा दें कि वो चीज दिमाग में फिट बैठ जाए, परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो इसलिए बहुत बेहतरीन सेशन चल रहा है, सपोर्ट करिए प्लीज। चलो सर स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल, और इसमें सबसे पहले एडजेक्टिव फ्रेज, जैसा कि पिछले सेशन में मैंने लिया था इस सेशन में भी है। तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं मैं, एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है। एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं, शब्दों के समूह को बोलते हैं, और ऐसे शब्दों के समूह को बोलते हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और एडजेक्टिव का काम है ही क्या, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो ऐसा शब्दों का समूह खोज लीजिए जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अच्छा, इसमें जनरली क्या होता है, जनरली इसमें हेड जो होता है फ्रेज का वो एडजेक्टिव होता है। कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं या तो उस एडजेक्टिव को या फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं उस एडजेक्टिव को। अच्छा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, उन एग्जांपल्स में देखिए कि कैसे आप एडजेक्टिव फ्रेज निकाल पाएंगे। अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे आप देखिए क्राउन ताज, और ताज कैसा है, ताज है जो सोने से बना हुआ है, सोने से बना हुआ ताज, मुकुट। तो यहाँ पे जो क्राउन है वो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लगेगा, और एडजेक्टिव लगेगा तो एडजेक्टिव आप 3 शब्दों में उत्तर दे रहे हैं इसका, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा। अ बॉय विद ब्लू आईज,
तो यहाँ पे बॉय जो है ये नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन के लिए हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। अ विलेज विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, ठीक है, ड्वेलर कह सकते हो, नेटिव कह सकते हो। तो ऐसा गांव जिसमें कोई नहीं रहता है। तो गांव कैसा है, विच टाइप ऑफ विलेज इज दैट। तो यहाँ पे जब एक नाउन फ्रेज को बताने के लिए एक और थोड़ा सा आसान तरीका बता देता हूं कि आप विच टाइप ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, इससे भी पूछ सकते हैं। विच टाइप ऑफ या विच सॉर्ट ऑफ, इससे भी आप एडजेक्टिव फ्रेज निकाल पाओगे। तो बहुत आसान है एडजेक्टिव फ्रेज निकालना। किसी भी सेंटेंस में आप प्रश्न पूछोगे नाउन से कि किस टाइप का, और जिस टाइप का हो, जिस काइंड का हो, जिस सॉर्ट का हो, वो आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पे काइंड ऑफ भी हो सकता है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। अब विलेज विदाउट इन एनी इनहेबिटेंट, तो विलेज कैसा है, विलेज है ये रहा, बिना निवासियों वाला, बिना इनहेबिटेंट्स वाला, तो एडजेक्टिव फ्रेज है। एन एलिफेंट विद अ व्हाइट स्किन, एलिफेंट कैसा है, व्हाइट स्किन वाला एलिफेंट है, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। बात समझ में आ गई। ये एडजेक्टिव फ्रेज थोड़ा चल रहा है, नाउन फ्रेज मैंने बताया था पहले, ये एडजेक्टिव फ्रेज बता रहा हूँ। कभी मिक्स्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फिर एडवर्ब फ्रेज की ओर चलेंगे। अच्छा, टोन ऑफ द पैसेज जो है, इस पैसेज का टोन एनालिटिकल है, मतलब विश्लेषणात्मक टोन इसका इस पैराग्राफ का आपको मिलेगा। विश्लेषणात्मक मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लेखक जो है एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, डेटा वगैरह डिस्कस करेंगे हम। फाइनेंशियल आर्टिकल है, एक इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है, तो यहाँ पे कुछ डेटा हम डिस्कस करेंगे। तो डेटा को ही थोड़ा सा एनालाइज करने का प्रयास किया गया है, इसलिए मैंने इसको लिखा एनालिटिकल टोन। ठीक है, चलो सर एडिटोरियल अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उन वर्ड्स के मतलब हम नोट कर लेते हैं हिंदी में, उसके बाद में ये सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं। और ये एडिटोरियल आज का ही है, 16 अगस्त को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 16 अगस्त का ही एडिटोरियल है, तो ये लेटेस्ट है, कभी कभी आ जाएगा लेटेस्ट भी। तो पैराडाइम शिफ्ट जो है, इसका मतलब होता है अमूलचूल परिवर्तन, अभूतपूर्व बदलाव, मतलब बहुत बड़ा बदलाव, तो इसको बोलेंगे अमूलचूल परिवर्तन। ठीक है, या मौलिक बदलाव, मौलिक परिवर्तन, ये भी हो सकता है। अन्यू का मतलब है नए सिरे से, नए तरीके से, नए तरह से, मतलब शुरुआत से कह सकते हो, फिर से सोचना, है ना। अन्यू जैसे यहाँ पे सोचने के लिए दे रखा है, तो ये फिर से सोचने के लिए आएगा। इम्प्लोर का मतलब है निवेदन करना, निवेदन करना, तो अर्ज, अपील, रिक्वेस्ट, अर्नेस्टली, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। कि किन का मतलब है प्रारंभ होना, लागू होना, लागू होना भी कह सकते हो, प्रारंभ होना भी कह सकते हो। और कंटिंजेंट अपॉन का डिपेंडेंट ऑन या सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू है ये, है ना, शायद लगा हुआ भी होगा, दिख नहीं रहा होगा। इसका मतलब है निर्भर होना, निर्भर होना। ठीक है, अब चलो ट्रांसलेशन देखते हैं। अब पैराडाइम शिफ्ट नाम से एडिटोरियल है, पैराडाइम शिफ्ट का मतलब हो गया अमूलचूल परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें किसको लेकर लिखा गया है, इंडिया एंड इट्स ट्रेड रिलेशंस, भारत और इसके, इसके मतलब किसके, भारत के, पजेसिव एडजेक्टिव है। ट्रेड रिलेशंस मतलब व्यापारिक रिश्ते, तो भारत और इसके व्यापारिक रिश्तों को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इंडिया नीड्स, इंडिया की वर्ब है वो नीड्स है, तो जो नए हैं वो समझ लें। जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, वो सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो या तो डिफिकल्ट कोई वर्ड है जिसका वर्णन वहां दे रखा है, या फिर कोई ब्लू कलर वाली वर्ड जो बात है वो कोई नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो भारत को जरूरत है किस चीज की, सोचने की, और सोचे कैसे, अन्यू। अब ये एडवर्ब है भाई, अन्यू, है ना, अफ्रेश, फ्रॉम द स्क्रैच, या अगेन। तो भारत को जरूरत है नए तरीके से सोचने की, नए सिरे से सोचने की, किसको लेकर, अपने ट्रेड रिलेशंस को लेकर और स्ट्रेटेजीज को लेकर, रणनीतियों को लेकर। तो भारत को जरूरत है सोचने की, सोचे कैसे, फिर से सोचने की जरूरत है, किसको लेकर, ये सब्जेक्ट है, अपने व्यापारिक रिश्तों को लेकर और रणनीतियों को लेकर। ऑन अगस्त 11 2025, ये एक फ्रेज हो गई आपकी, और एडवर्ब कहलाएगी पूरा फ्रेज, क्योंकि ये टाइम बता रहा है, टाइम बताने वाले शब्द या फ्रेज जो होती हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। तो 11 अगस्त 2025 की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, इसने क्या किया, इंप्लोर किया। इंप्लोर का मतलब क्या है, अर्ज किया, अपील किया, रिक्वेस्ट किया। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने निवेदन किया, किससे, भारत की सी फूड इंडस्ट्री से। तो इंप्लोर किससे किया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इससे निवेदन किया। अब बीच में थोड़ा सा बढ़ाई बात को, ये देखो, ये सी फूड इंडस्ट्री करती क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सी फूड इंडस्ट्री के लिए आ रहा है दैट। अब ये इसके लिए प्रोवाइड्स आ रही है वर्ब। ये क्या करती है, ये लाइवलीहुड प्रदान करती है। लाइवलीहुड क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम,
सोर्स ऑफ इनकम, तो ये प्रदान करता है आजीविका यापन का साधन, आय का साधन, किसको? लगभग 28 मिलियन लोगों को। बात समझ में आ गई? फिर समझ लीजिए, 11 अगस्त 2025 को, जब भी आप डे और डेट के लिए बात करते हैं, पर्टिकुलरली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डे और डेट ओनली, तो ये यहां पे ऑन का प्रयोग हम करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू मंथ और ईयर देन वी हैव टू यूज इन इंस्टीड ऑफ ओ। तो यहाँ पे 11 अगस्त 2025 को हुआ क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत के सी फूड इंडस्ट्री से क्या किया? निवेदन किया। अब ये सी फूड इंडस्ट्री करती क्या है? लगभग 28 मिलियन लोगों को आय का साधन प्रदान करती है। अब किस लिए निवेदन किया? निवेदन किया इस चीज के लिए, तो ये पर्पस है, निवेदन करने का पर्पस क्या है? वाई डिड द गवर्नमेंट इम्प्लोर, वाई डिड द गवर्नमेंट रिक्वेस्ट? तो रिक्वेस्ट इस चीज के लिए क्या, और पर्पस बताने के लिए इंफिनिटिव यूज होता है, टू के साथ बेस फॉर्म लगती है। तो साहब कहा टू फेस। अब फेस भी कैसे करे? ब्रेवली करे, तो ब्रेवली एडवर्ब है। अगर कोई क्वालिफायर है किसका, किसी वर्ब का, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। तो इससे निवेदन किया कि आप बहादुरी से सामना करो। सामना किसका करना है? तो फेस का ऑब्जेक्ट है वो क्या है? यूएस के टैरिफ का। टैरिफ क्या होता है बताया था मैंने, एक आयात शुल्क बोलते हैं इसको। तो यूएस के टैरिफ का सामना करो। देखो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में एस होता है और वहां अगर अपोस्ट्रोफे लगाना होता है, ठीक है, ऊपर जो कॉमा लगाता है, जेनेटिव केस जिसको हम बोलते हैं, तो जनरली एस के बाद तो हम केवल अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि एस तो ऑलरेडी होता ही है। लेकिन कोई प्रॉपर नाउन हो, कोई नाम दे रखा हो आपको, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको एस के बाद में अपोस्ट्रोफे एस लगाना है, अगर कोई प्रॉपर नाउन हो, नाम दे रखा, चूंकि यूएस देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए अपोस्ट्रोफे एस। कितना? 25% का टैरिफ। दैट, अब फिर देखो बढ़ाइए बात को, इसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ रहा है इस टैरिफ के लिए। अब ये जो टैरिफ है वो लागू हुआ, किक इन हुआ, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, किक इन मतलब कम इनटू इफेक्ट। ये लागू हुआ, लागू कब हुआ? 7 अगस्त 2025 को। ये फिर से डेट दे दी इसने, पर्टिकुलर डेट के पहले ऑन लग गया। एंड विच कुड बी रेज्ड, और फिर से विच आ रहा है, विच आ रहा है इस टैरिफ के लिए, और जो कि कुड ये संभावना बता रहा है, और पैसिव वही से, क्योंकि बढ़ाने वाला, टैरिफ बढ़ाने वाला कोई तो होगा, तो यहाँ पे पैसिव का स्ट्रक्चर है। ये जो टैरिफ है ये बढ़ाया जा सकता है, रेज मैंने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट है कहां? चूंकि पैसिव है तो पैसिव में तो ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले। अब ये विच किसके लिए आ रहा है? टैरिफ, टैरिफ यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जो कि बढ़ाया जा सकता है कितने प्रतिशत तक? 50% तक। और कब? 27 अगस्त 2025 को। कंटिंजेंट अपॉन, ये सब निर्भर है, ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है, यहाँ पे कंटिंजेंट एडजेक्टिव है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है, ये निर्भर है। कंटिंजेंट अपॉन के सिनोनिम क्या है? डिपेंडेंट ऑन है, सब्जेक्ट टू है, या कंडीशनल कह सकते हो, ये कंडीशनल है, ये शर्त है। ये किस पे निर्भर है? निर्भर है आउटकम पर। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट होता है। आउटकम का मतलब और क्या होता है? रिपरकशन कह सकते हो, कोरोलरी कह सकते हो, ठीक है, तो रिपरकशन भी कह सकते हो आप, रिजल्ट भी कह सकते हो, ठीक है, कोरोलरी भी कह सकते हो, अपशॉट भी कह सकते हो, कॉन्सिक्वेंस भी कह, हालांकि कॉन्सिक्वेंस रिपरकशन नेगेटिव वर्ड्स में आता है। तो ये जो है निर्भर है किस पर? ट्रेड नेगोशिएशंस के परिणाम पर, कि व्यापारिक बातचीत होगी, नेगोशिएशंस का मतलब कंसिडरेशंस कह दीजिए, डिस्कशंस कह दीजिए, इस पर डिपेंड करेगा। एक बार फिर समझिए, अगस्त 11 2025 को केंद्र सरकार ने भारत के सी फूड इंडस्ट्री से निवेदन किया, इम्प्लोर के सिनोनिम्स देयर यू कैन सी, अर्ज, अपील, रिक्वेस्ट, अर्नेस्टली, ठीक है। ये इंडस्ट्री क्या करती है? तो रिलेटिव एक क्लॉज दे दिया आपको कि ये इंडस्ट्री लाइवलीहुड्स प्रदान करती है, किसको? लगभग 28 मिलियन लोगों को। अब क्या निवेदन किया? निवेदन किया कि आप बहादुरी से सामना करिए यूएस के टैरिफ्स का, और टैरिफ्स कितना है? 25%। अब फिर से इसने रिलेटिव क्लॉज दे दिया, ये आपका एग्जेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, जिसने कि ये 25% टैरिफ जो है ये लागू हुआ। लागू कब हुआ? इस तारीख को लागू हुआ। और ये बढ़ाया जा सकता है, ये टैरिफ के बारे में बता रहे हैं, ये बढ़ाया जा सकता है कहां तक? तो ये लिमिट है, जब रेंज स्टार्टिंग रेंज हो वहां पे फ्रॉम लगाते हैं, और एंडिंग रेंज हो अगर हो तो वहां पे टू लगाते हैं। तो ये एंड बता रहा है इसका कि यहां तक बढ़ाया जा सकता है इस डेट को, और ये सब डिपेंड करता है किस पर? व्यापारिक बातचीत पर। क्लियर है? तो इस फर्स्ट स्लाइड में इतना कुछ हमने सीखा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ऑन अगस्त 13 2025, फिर अगस्त 2013 2025 की बात है। हाईली प्लेस्ड सोर्सेज का मतलब है उच्च स्तर पर, उच्च पदों पर आसीन जो स्रोत हैं। इन द कॉमर्स एंड फाइनेंस मिनिस्ट्रीज, किसमें? वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों में। टोल्ड, अब इन सोर्सेज ने, जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं इन मंत्रालयों में, इन्होंने बताया, किसको बताया? द हिंदू को। द हिंदू हो गया ऑब्जेक्ट। टेल भी ट्रांजिटिव वर्ब है,
इसका मतलब ये भी हमेशा फॉलो किया जाता है ऑब्जेक्ट से। तो ये टोल्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा इसको फॉलो किया जाएगा ऑब्जेक्ट से। दैट, दैट यहां पे आ गया कंजंक्शन, कंजंक्शन आ गया तो एक नया क्लोज आ गया। द गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग ट्वीकिंग, एक्सप्लोर का मतलब क्या है, कंसिडर, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, मतलब गवर्नमेंट विचार कर रही है, गवर्नमेंट जांच रही है, किस चीज को, तरीकों को, तरीके निकाल रही है। तरीके कौन से, ट्वीक करने के। अब ये एक्सप्लोर का ऑब्जेक्ट आ गया, क्या एक्सप्लोर कर रही है, ट्वीकिंग। ट्वीकिंग का मतलब है मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग, ऑल्टरिंग। द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ईपीएम को, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की, थोड़ा सा अदला बदली, थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रही है ना, इसके बारे में विचार कर रही है। दैट वाज अनाउंस्ड, अब ईपीएम के बारे में दैट आ गया, इसकी वर्ब आ गई वाज, ईपीएम की वर्ब आ गई, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ईपीएम बनेगा, तो लेकिन मैं हाईलाइट हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन को ही करता हूँ ताकि समझ में आए कि इस पर डिपेंड कर रहा है। अब ईपीएम जो है ये अनाउंस किया गया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट का। इन द 2025 यूनियन बजट, किसमें, 2025 के यूनियन बजट में, विद एन आउटले, आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग या आउटगोइंग्स, खर्चे को बोलते हैं आउटले, ठीक है। इसमें खर्चा कितना होगा, इसमें खर्चा होगा 2250 करोड़ का फॉर द करंट फिस्कल ईयर, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए, ठीक है। फिर समझ लीजिए, इस डेट की बात है तो ये टाइम बता रहा है, एडवर्ब हो गया। हाईली प्लेस्ड सोर्सेज सब्जेक्ट हो गया, ये कहाँ के हैं, ये इस मंत्रालय के हैं, इन्होंने बताया, टोल्ड वर्ब हो गई। क्या बताया, हिंदू को बताया, ये बताया कि गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की वर्ब हो गई इज एक्सप्लोरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये सोच रही है एडजस्ट करने के बारे में, ऑल्टर करने के बारे में, मॉडिफाई करने के बारे में, किसको, तो ट्वीकिंग की वर्ब हो गई ये वाला, ठीक है। इसको वर्ब क्या मतलब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सप्लोर का ऑब्जेक्ट तो खैर ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। ये ट्वीक करने के बारे में सोच रही है, ट्वीक किसको करना है, ईपीएम को। ईपीएम के बारे में बताया कि अनाउंस किया गया कब, 2025 में, यूनियन बजट में, और इसका खर्चा कितना है, इतना है, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए, बात खत्म। एक्सप्लोर है वो कंसीडर, एग्जामिन या इन्वेस्टिगेट होता है। ट्वीक का मतलब क्या है, मॉडिफाई, एडजस्ट या ऑल्टर होता है। याद रखिएगा ये एडजस्ट है, एडजस्ट नहीं है। जब भी आप देखते हैं ना डी और जे साथ में, तो जनरली हम लोग डी को है ना म्यूट रखते हैं, डी का उच्चारण नहीं करते हैं। ये एडजस्ट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये जे यू डी जी ई, जज में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव में भी ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से एडजॉइनिंग हो तब भी ऐसा ही होता है। समीप का, एडजॉइनिंग मतलब जो जिसकी बॉर्डर साथ में शेयर होती हो, समीप हो, उसको बोलते हैं एडजॉइनिंग। एडजेसेंट हो तब भी ऐसा ही होता है। तो मतलब डी और जे साथ में आएंगे तो फिर डी को म्यूट रखा जाता है। थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन वाला मामला है। और प्रोनाउंसिएशन देखो, फोनेटिक्स जो है ना वो कई बार किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, उस लिहाज से अगर आप थोड़ा सा याद रहेगा तो आप अच्छे से सही से कर पाओगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। अगले में आइए, द ईपीएम। अब ईपीएम की बात कर रहा है, ईपीएम है क्या, ईपीएम है मल्टी मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट। ये एक बहु मंत्रालय परियोजना है। प्रोजेक्ट का हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मतलब होता है परियोजना। टू ड्राइव एक्सेस टू, एक्सेस के साथ टू लगा हुआ है, एक्सेस नाउन है इसलिए। एक्सेस अगर वर्ब होता तो कुछ नहीं आता, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो क्या बोला मैंने, एक्सेस अगर वर्ब हो, तो चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हम प्रेपोजिशंस लगाते नहीं है, तो इसके बाद तो नो प्रेपोजिशन। अगर एक्सेस नाउन है, अगर एक्सेस है नाउन, तो फिर हम क्या लगा देंगे, इसमें टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर एक्सेसिबल दे रखा है तो ये एक एडजेक्टिव होता है, इसके साथ में टू लगता है। तो ये तीन चीजें याद रखें, एक्सेस वर्ब है तो कुछ नहीं आएगा, एक्सेस नाउन है तो टू आएगा, एक्सेसिबल है तो टू आएगा। अच्छा, ये एक मल्टी मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट होता है, किस लिए, ड्राइव मतलब चलाने के लिए, या फिर ड्राइव मतलब पुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, किस चीज को, एंट्री को। एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस का मतलब है अप्रोच, एंट्री, एडमिशन, ठीक है। चीपर एक्सपोर्ट क्रेडिट, चीपर मतलब अधिक सस्ता, निर्यात, ऋण। बात समझ में आ रही है। ईपीएम क्या काम करता है, ईपीएम एक परियोजना का नाम है, बहु मंत्रालय परियोजना है। किस लिए, ड्राइव करने के लिए, है ना, मोटिवेट करने के लिए, पुश करने, धकेलने के लिए, करने के, कराने के लिए। क्या, अप्रोच या एंट्री, एंट्री किस में मिले, अप्रोच कहां तक हो, चीपर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट तक, ठीक है। अब ये आगे कह रहा है ओवरकम, इसी की बात कर रहा है आगे भी। एक काम तो ये करता है, दूसरा दूसरा ये काम करता है ओवरकम करने का। ओवरकम क्या होता है, कंकर, सरमाउंट, डील विद सक्सेसफुली, मतलब हैंडल अगर आप ठीक से कर रहे हो उसको ओवरकम बोलते हैं, काबू कर रहे हो उसको ओवरकम बोलते हैं, ठीक है। कम का मतलब क्या होता है, आना, ओवर का मतलब क्या है, ऊपर।
अब कोई चीज है, कोई मुश्किल है और उसके ऊपर अगर आप आ गए तो इसका मतलब उस मुश्किल को आपने दबा लिया, उसको सबड्यू कर लिया, आपने उसको सरमाउंट कर लिया, तो ऐसे करके इसको याद रखा जा सकता है। तो ईपीएम एक मल्टी मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट है। इसका एक काम तो क्या है, एक्सेस देना, मतलब अप्रोच करवाना, कहां तक, चीपर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्रेडिट तक। दूसरा काम क्या है, नॉन ट्रेड बैरियर्स, जो गैर व्यापारिक बाधाएं हैं। बैरियर क्या होता है, बाधाएं होती हैं, हर्डल्स को बोलते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं। जो गैर व्यापारिक बाधाएं हैं उनको काबू करवाने का काम करता है। तीसरा, इंश्योर पेमेंट्स, ये पेमेंट्स को इंश्योर करता है। इंश्योर का मतलब क्या है, सुरक्षित रखना। इंश्योर वैसे बीमा करवाना भी होता है ना, बीमा भी अपना प्रोटेक्शन ही होता है। तो पेमेंट्स को सिक्योर करना, पेमेंट्स को इंश्योर करना फ्रॉम ओवरसीज बायर्स। और पेमेंट कहां से आता है, ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब होता है फॉरेन, एब्रोड, बाहर से, विदेश, है ना। तो विदेशी जो क्रेता हैं वहां से पेमेंट आता है, उसको इंश्योर करना। अब ये सब चीजें हो गई, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल परिचय। तो ईपीएम ये काम करता है, ठीक है। ये ईपीएम, इसकी वर्ब ये है फोकसेस, फोकस साथ में ऑन लगता है। तो ईपीएम क्या करता है, फोकस करता है, ध्यान केंद्रित करता है किस पर, भारत के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर। कौन कौन से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं, एमएसएमई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उस पर। बात समझ में आ गई। तो ईपीएम फोकस करता है इस पर, ठीक है। क्या काम करता है, वो सारे काम बता दिए। तो ईपीएम की वर्ब क्या होगी, फोकस इज। इनिशियली, इनिशियली एडवर्ब है, शुरुआत में, स्टार्टिंग में। मेंट टू बी, कोई चीज मेंट टू बी है, इसका मतलब सपोज टू बी है, मतलब इसलिए बनाया गया था, इसलिए डेस्टिन्ड था ये, इसलिए फेटेड था। तो शुरुआत में मेंट टू बी ड्रिवन बाई। अब आप मेंट टू बी कर दो या इसको सपोज टू बी कर दो, एक ही बात, और बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, पैसिव दे रखा स्ट्रक्चर इसलिए। ड्रिवन बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई एंड फाइनेंस। तो ये कह रहा है शुरुआत में ऐसा माना गया था, शुरुआत में संचालित होना था ये ड्रिवन जो है संचालित करने के लिए आ रहा है। तो शुरुआत में ये संचालित होना था किससे, वाणिज्य, एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के द्वारा। इन मिनिस्ट्रीज के द्वारा इसको संचालित किया जाना था। डिस्कशंस आर ऑन, अब कह रहा है कि भाई चर्चाएं चल रही हैं, डिस्कशंस अभी चालू हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कशंस की वर्ब आर है, किस लिए, इंक्लूड करने के लिए, शामिल करने के लिए। क्या शामिल करने के लिए, टेक्सटाइल और फिशरीज मिनिस्ट्रीज, एक तो वस्त्र उद्योग और दूसरा मत्स्य पालन मंत्रालय है, ये इसको शामिल करने की भी योजना है। शुरुआत में तो कहा गया कि इस सेक्टर को कौन देखेगा, इस सेक्टर को ये मंत्रालय देखेंगे। अब चर्चाएं चल रही है किसको इंक्लूड करने की, इन मंत्रालयों को शामिल करने की योजनाएं चल रही है। बात समझ में आ गई आपको। अब ये ऑन क्या चीज है बताइए, देखें, ये डिस्कशंस यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, राइट, और नाउन है, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही होते हैं। आर है वो क्या है, वो लिंकिंग वर्ब है, मैन वर्ब तो है नहीं, कोई एक्शन नहीं है, कोई स्टेट की बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद क्या चाहिए आपको, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। साफ पता है कि ये प्रोनाउन नहीं है, नाउन होता तो पता लग जाता। तो ये क्या है, एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। ये अभी चालू है, ये कहना चाह रहा है। आगे आइए, दीज टू इंडस्ट्रीज, ये दो मंत्रालय, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अगर इसके बाद नाउन नहीं आता तो मैं इसको बोलता डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये जो दो इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी, एक तो फिशरीज मिनिस्ट्री और दूसरी कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आपका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज विच कलेक्टिवली सपोर्ट, ये दोनों मिनिस्ट्रीज विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन इससे एंटीसीडेंट को कनेक्ट कर रहा है। कलेक्टिवली मतलब कंबाइंडली, कलेक्टिवली का मतलब है जॉइंटली, आप जॉइंटली इसको कह सकते हो, कंबाइंडली कह सकते हो। तो ये संयुक्त रूप से सपोर्ट करती हैं, इस मिनिस्ट्रीज की वर्ब सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट करती हैं अबाउट 135 मिलियन इंडियंस, लगभग इतने मिलियन भारतीयों को, फ्रॉम अमंग द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ एमएसएमईज, ठीक है। अच्छा, फॉर्म, एक तो काम ये करती है, सपोर्ट करती है, दूसरा फॉर्म अमंग द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ एमएसएमईज, बनाती है, फॉर्म करती है मतलब बनाती है। लार्जेस्ट सेगमेंट सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, पार्ट है, हिस्सा है एमएसएमईज का, that are likely to face the most impact due to the sanctions। अब ये एमएसएमईज कौन से, वो एमएसएमईज जिनकी संभावना है, इसकी वर्ब है आर, लाइकली मतलब वो पॉसिबल है, टू फेस की ये फेस करेंगी, क्या, द मोस्ट इंपैक्ट सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव, ड्यू टू वैसे तो एक फ्रेज है, वैसे इसको एडजेक्टिव की श्रेणी में रख सकते हो। तो द सैंक्शन, सैंक्शन क्या होता है, प्रतिबंध को बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, एम्बार्गो, बैन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। फिर समझो, ये दो इंडस्ट्रीज
क्या करती हैं, ये देखो यहां से यहां तक पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। ये दो इंडस्ट्रीज जो संयुक्त रूप से दोनों मिलकर के लगभग इतने मिलियन भारतीयों को सपोर्ट करती है। अब आ जाइए सीधे सीधे इस इंडस्ट्रीज की वर्ब पर। ये इंडस्ट्रीज फॉर्म करती हैं अमंग द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ एमएसएमईज, मतलब जो सबसे बड़ा सेगमेंट होता है एमएसएमईज का, उनमें से बहुत सारा हिस्सा ये बनाती हैं, बहुत सारा हिस्सा ये कवर करती हैं। ठीक है, अब ये एमएसएमईज की चर्चा शुरू हो गई। एमएसएमईज क्या है, इनकी संभावना है कि ये सबसे जो मोस्ट इंपैक्ट, फेस द मोस्ट इंपैक्ट, सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर पड़ेगा। किस कारण से, सैंक्शंस के कारण, प्रतिबंधों के कारण। सैंक्शंस नाउन है, द डिटरमिनर है। द यूएस बताया हुआ है, जिन देशों के नाम से हमने यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो, यूनियन हो, इन सब में द का प्रयोग हम करते हैं। तो द यूएस टिपिकली अकाउंट्स फॉर, टिपिकली का मतलब कॉमनली, यूजुअली भी कह सकते हो। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट करना, मेक अप या कंपोज। मतलब इसको मैं हिंदी में कहूं तो इसका तो मतलब है प्रतिबंध, और इसका मतलब क्या है अकाउंट फॉर का, बनाना। मैंने पिछले भी नहीं लिखे, लिख देता हूं। तो ये कह रहा है कि यूएस कॉमनली बनाता है, रफली, रफली मतलब अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, इसको आप अप्रोक्सीमेटली कहिए, मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेटली, या फिर इसे कहिए अबाउट, या इसे कहिए अराउंड। तो ये लगभग 1/3 जो भारत का एपेरल, एपेरल मतलब होता है वस्त्र, परिधान, जिसको परिधान बोलते हैं, एंड सी फूड एक्सपोर्ट्स, और जो भी सी फूड निर्यात होते हैं एनुअली, वार्षिक रूप से, उसका 1/3 भाग कौन कवर करता है, यूएस कवर करता है। ठीक है, ये मतलब है। तो यूएस की वर्ब जो है वो अकाउंट्स है। अकाउंट फॉर पूरी एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब ये है। देखो फ्रेज और फ्रेजल वर्ब में अंतर ये है कि फ्रेज में वर्ब नहीं होती और फ्रेजल वर्ब में वर्ब होती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों ही होते हैं। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता, कुछ मीनिंग मिलता है, ये सब फ्रेज के परिभाषा होती है। तो यूएस टिपिकली कवर करता है लगभग 1/3 भारत का ये एक्सपोर्ट एनुअली। ठीक है, ये मतलब है इसका। पिछले में कुछ ये जो वर्ड्स नहीं लिखे, लिख लेना। इसका मतलब तो है क्या, पहुंच कह सकते हो, प्रवेश कह सकते हो, पहुंच या प्रवेश। ओवरकम का मतलब है काबू करना कह सकते हो, है ना, निपटना भी कह सकते हो, निपटना। मैन टू बी मतलब जो अनुमानित था, अनुमानित था, ऐसा मतलब है इसका। और यहां एक्सप्लोर जो है इसका मतलब विचार करना, सोचना, विचार करना, खोजना भी होता है, खोजना। ये जो है ट्वीक, इसका मतलब है बदलना, ठीक करना। ठीक है, और आउटले का मतलब है वे या खर्चा। ठीक है, ये सब लिख दिया था मैंने। ये सब आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ अपना। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।